आज जब हम प्रभु चावला जी से रूबरू हो रहे हैं तो उस वक्त तो सबसे बड़ी खबर तो दतिया से आ रही है, यानी मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां एक जमाने में मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार गृह मंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान के समय में और साथ ही साथ अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते रहे, वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट ही काट दिया पार्टी ने। अब आप सोचिए, उसके बाद वहां पे बवाल मच गया, जो हाईवे है उस पे जाम लगा दिया गया, एक पुलिस वाले एसएसपी की पिटाई भी हो गई है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर लेकिन एक और चीज़ हुई है जो बड़ी दिलचस्प बात है कि पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष, जिनका नाम है नितिन नवीन, उन्होंने अपनी सीट खाली की बांकीपुर से, अपने चहेते को टिकट दिया और बाद में वो टिकट विड्रॉ करना पड़ा, किसी और को देना पड़ा। अब ये पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, अगर उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है तो क्या कहा जाए। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है बीजेपी में, जरा ये बताइए आप थोड़ा सा हमें। भाई, आप देख रहे हैं कि थोड़ा कई 12 साल सत्ता में रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स पावर बन गए हैं, मध्य प्रदेश में बन गए, हर स्टेट में पावर सेंटर बन गए। अब एक छोटा सा कार्यकर्ता सारे राष्ट्र का अध्यक्ष बन गया, तो उसके बाद जो सीनियर लोग हैं वहां पर बिहार के अंदर, उनके अंदर थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम तो होगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा तो बहुत ज्यादा बोलने वाले थे, हिंदुत्वों के कट्टर सिंबल जो थे, अगर कहता था नरोत्तम मिश्रा थे। ब्राह्मण फेस है उनका मध्य प्रदेश के अंदर, बैकवर्ड वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, पहले भी बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर रहे। तो नरोत्तम मिश्रा वहां पर जो संघ का व्यू है, हिंदुत्व भाषा है, उस तरह की भाषा बोलते थे। तो मेरे को पहले भी आपसे बात हुई थी कि जितना भारतीय जनता पार्टी का जितना कांग्रेसीकरण हो रहा है, उसके अंदर विचारधारा जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी। आप शाखा में कितने साल गए, आप संघ की आयु कितनी है आपकी, उस बारे में आजकल नहीं सोचा जाता। आजकल ये सोचा जाता था कौन जीत सकता है जो हमारे साथ टोटल लॉयल रहेगा या जिसको हम जिता सकते हैं। उनको ये लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी में होता था कि पहले कांग्रेस इंदिरा के नाम से सब लोग जीत जाते थे, तो पार्टी कुछ नहीं थी। अब भी ये लगता है कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी होती है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है और मोदी जी का जो नाम होता है, उस वजह से एमएलए भी उन्हीं के नाम से जीतते हैं। ये एक उनकी कन्विक्शन है, उस वजह से जिसको हम भी खड़ा करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी होता लैंप पोस्ट पे खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। ये दोनों बातें जो आपने बताई हैं कि नवीन जी ने, उनका हम अखबारों वाले कह रहे हैं कि उनका आदमी था, ठीक, उनका अध्यक्ष था, जो चुना गया वो भी उन्हीं का आदमी है, जो मैं जितना जानता हूँ वहाँ की बिहार की पॉलिटिक्स में। जिसको पहले खड़ा किया कि प्रशांत किशोर वहाँ खड़े हो रहे हैं, प्रशांत किशोर जीत सकते, वो भी पांडे हैं, जैसे उनके खिलाफ कौन सी कास्ट का खड़ा करना है। बीजेपी के अध्यक्ष की सीट है, वो कभी हारी नहीं बीजेपी आज तक, तो उसके अंदर परिवर्तन, हारने का रिस्क ले नहीं सकते। पहले उन्होंने खड़ा कर दिया, चलो जिसको, जैसे मैंने कहा ना, प्रवृत्ति यही है कि जिसको भी हम खड़ा करेंगे जीत जाएंगे। उनको लगा कि जो सिन्हा को खड़ा किया है वो शायद जीत नहीं सकता और प्रशांत किशोर हो सकता है हावी पड़ जाए, इसलिए बाकी बेटर कैंडिडेट दे दो जो वहाँ पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है वहां पर, तो कास्ट इक्वेशन में ठीक बैठता है। तो इसलिए, और जो वहां पर हुआ है मध्य प्रदेश में वही हुआ है, पुराने लोगों को टिकट नहीं देनी, वो चुनाव हार गए थे, तो उनके ऊपर ये भी क्लेम नहीं कर सकते मैंने जीती हुई सीट थी, तो कांग्रेस ने जीती ही, उनके बाद वो अनसीट हो गए, कोई करप्शन सजा हो गई, छोड़नी पड़ी सीट, पर वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ। तो ये एक नई चीज बीजेपी में हुई है कि बीजेपी के पुराने 40-50 साल पुराने कार्यकर्ता, 30 साल पुराने, वो अब विरोध करने लगे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं, रेबल जो शुरू हो गया है। ये मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा उस बात का सिंबल है कि पार्टी में लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है। अब कितने तक जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा को दबा लेते हैं कि नहीं दबा लेते, मना लेते हैं कि नहीं मना लेते, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मनाने की कोशिश करेंगे। परंतु सिंबल ये है कि आप पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी बुगाड़ जो है मध्य प्रदेश में दतिया से शुरू हुई है। बट नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि आपने कहा कि वो पावरफुल आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। ठीक है, एक पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन वो कई मंत्रालयों में रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, लेबर मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और इसके साथ साथ गृह मंत्री थे, और एक जमाने में मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार भी माने जाते रहे हैं। तो क्या उनको टिकट काट के क्या पार्टी ने कोई संदेश दिया है क्या? सर, एक चीज में मैं और इसमें लगाना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा, हो सकता है आप अगर आपका मन करे तो आप मुझे डांट भी दीजिएगा उसमें। ये लोग कहते हैं नरोत्तम मिश्रा को कि ये दरअसल अमित शाह के बड़े करीबी आदमी हैं और इसलिए उनका टिकट काट के कुछ मैसेजिंग भी हो रही है। ऐसा अगर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आई टेक बैक माय वर्ड्स। नहीं, आप अपने, आपको जो इन्फॉर्मेशन उस पे आप कहेंगे कि सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप से ये पहले सवाल पूछता था कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को किसी क्रेडिबल सोर्स से पता लगा कि नहीं लगा। हमारे जमाने में जब जर्नलिज्म करते थे, हमारे पास क्रेडिबल सोर्स है, पार्टी अध्यक्ष से डायरेक्ट बात कर लेते थे, हम उनसे पूछ भी लेते थे कि क्या हो रहा है, और जहाँ उनके आसपास के जो लोग थे वो बता देते थे।
हम लोगों को तो कैबिनेट, हम जमाने में कैबिनेट की लिस्ट पहले प्रेसिडेंट बाद में जाती थी, हम लोगों को पहले पता लग जाती थी, हम पूछ के पता लगता किसका पत्र कौन सा जा रहा है। परंतु अब तो किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप कहें कि वो अमित शाह के क्लोजर हैं या नहीं है, ये अटकलें की भाषा है। मेरे को लगता नहीं है कि अमित शाह की मर्जी के बिना किसी को टिकट मिल सकती है। अगर वो चाहते हैं कि मेरे को टिकट मिलनी चाहिए, जो अभी तक इंप्रेशन दिखाया जा रहा है वो यही है कि अमित शाह जी जो चाहते हैं वो होता है। एक यूपी के अंदर हो सकता है कुछ उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु मैं इस बात पे विश्वास नहीं है। आपका कन्विक्शन होगा, आप कह सकते हैं, पर मैं इस बात को बिल्कुल, मैं एक बात को मानता हूं कि अमित शाह और मोदी जी का ये प्रयास रहा है कि नई बीजेपी खड़ी हो जिसमें यंग लोग आए। और यंग लोग ऐसे हैं जो कभी शाखा में काफी कम लोग जाने थे, पुराने लोग हैं संघ के लोग, तो उनको एक तरफ दरकिनार करके, क्योंकि वो कहते हैं, एक बार मेरे किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें कहा इस पार्टी के अंदर क्या एक आदमी को ठेका दे रखा है कि 40 साल तक वही राज करते रहेंगे। एक बार मंत्री के बने, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मंत्री बनेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नर बनेंगे, दूसरी बार बनेंगे। तो आपने देखा गवर्नर एक सिर्फ यूपी गवर्नर को छोड़ के बाकी किसी को एक्सटेंशन देते नहीं है वो। उन्होंने गुजरात की चीफ मिनिस्टर एक्सटेंशन बढ़ा रखा है। तो उनका ये है कि रोटेशन होना चाहिए। नए लोग आ रहे हैं, उनके अंदर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उतना नहीं है, उनकी विचारधारा के साथ, उन्होंने विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़े। तो नरोत्तम मिश्रा को ड्रॉप करने के पीछे मैं यही देखता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर नए लोगों को ला करके बढ़ाया जाए आगे, क्योंकि पुराने लोग जो हैं, जैसे मोहन यादव, हालांकि मंत्री थे वो पहले भी, पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको भी उम्मीद नहीं थी, अब मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो उसी विचारधारा को, उसी धारा को देख करके चले, उसी थिंकिंग को लोग ये सके कि पुराने लोगों को रिप्लेस करके नए लोगों को चांस दे करके लाया जाए, तो उसमें वो फिट बैठता है। ये नहीं कि नरोत्तम मिश्रा है पावरफुल है, तो है पावरफुल बहुत लोग हैं जिनको बाहर रखा है पार्टी से, पर वो पावरफुल हम लोगों के पार्टी को अध्यक्ष को लगता नहीं है, या जो उनके संगठन मंत्री हैं जो बीजेपी के, या यहाँ के अध्यक्ष हैं, या जिनके यहाँ जो फैसला करते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, उनको लगता कि नहीं है। तो हम और आप किस बेस पे, मैं तो नहीं जानता कि अमित शाह के क्लोज थे, मैंने सुना नहीं किसी से आज तक, क्योंकि अमित शाह के क्लोज तो होंगे तो वो सर्वाइव करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं सर्वाइव करेंगे। मैं तो उल्टा कहूँ, क्योंकि ये जो अटकलें इसलिए शुरू हो गई क्योंकि पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो भूपेंद्र यादव जी के दफ्तर में, मैं मंत्रालय की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपने दफ्तर में जो उनका सारा कामकाज देखते थे, अपॉइंटमेंट देखते थे, शेड्यूलिंग करते थे, मंत्रियों से बात करते थे, कोऑर्डिनेशन करते थे, 4 लोगों को हटाया गया और उसमें 2 को सैक किया गया। मतलब 4 को हटाना और 2 को सैक करना, उसमें से एक जो सिद्धार्थ यादव उनके बारे में कहा जाता है, वो तो उनके पिछले 30-40 साल पुराने दोस्त हैं, संघ परिवार से आते हैं। ये इसलिए इस अटकलों को जोर लगी है क्योंकि भूपेंद्र यादव को कहा जाता है वो अमित शाह के आईज एंड ईयर्स हैं, वो बहुत करीबी हैं, और वो पार्टी के अध्यक्ष भी के दावेदार भी थे, जब जेपी नड्डा साहब बने तब भी और जब नितिन नवीन बने तब भी। इसलिए इन अटकलों को या अफवाहों को हवा लगी है। आपका क्या कहना? नहीं, दावेदार तो सब हैं, हम सब कह सकते हैं दावेदार हैं कि उन्होंने जैसे दावा ठोक दिया हो कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, नहीं बनूंगा। मैं आपको याद करा दूं, राजनाथ जी जब होम मिनिस्टर थे, उनका एक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था, प्राइवेट सेक्रेटरी आईपीएस ऑफिसर से, नहीं लगाए, हटा दिए गए। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएं, आपको पता नहीं है, ये 4 छप गए। अभी दिल्ली के 2 मंत्रियों के सेक्रेटरी हटाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री 2-3 और हैं जिनके सेक्रेटरी हटाए गए हैं, मैं उनके नाम नहीं बोलूंगा कि अभी तक अखबार वाले अपने ढूंढने। वो कह रहा है कि एक बड़ी सर्वेलेंस चल रही है। और दूसरा, ये पार्टी में जो हो रहा है कि पुराने लोगों को निकालो, जो जमे बैठे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो भूपेंद्र यादव पुराने संगठन के लोग रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, बिहार के इंचार्ज रहे हैं, राजस्थान महाराष्ट्र की सरकार मिले हैं, तो उनके लोग जो बन गए थे, कई बार मैं देख रहा हूँ पार्टी के अंदर जो नीचे इनके सेक्रेटरीज हैं वो मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल। मंत्री के पास तो पावर है नहीं, इनके पास पावर है क्योंकि इनके पास फाइलें आती हैं, इनके पास थ्रू जाती हैं। तो कई लोग ऐसे हैं मंत्रियों के ऑफिस में जो कार्यकर्ता भाजपा के थे, वो अब दूसरे तरह के सपने देखने लग गए। तो उस सर्वेलेंस में यादव जी के सेक्रेटरी आ गए कि उनका डिपार्टमेंट रहता है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फॉरेस्ट की रिलेशन होती है, लेबर मिनिस्ट्री में तब पीएफ होता था, ईपीएफ की बड़ी बड़ी होती थी। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं सर्वेलेंस के ऊपर लगा होगा कि इनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप उसकी इशारा करें कि भूपेंद्र यादव इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो भूपेंद्र यादव को सैक करना चाहिए ना पहले, उनको तो नहीं किया। तो मंत्री ने खुद कहा होगा मेरे सेक्रेटरी को, मैं एक सेक्रेटरी जानता हूँ एक मिनिस्टर के जिनके सेक्रेटरी को निकाल दिया गया, रात को उनको बताया कि उनको हटा रहे हैं, उसके बाद वो सेक्रेटरी अरेस्ट भी हुआ बाय द वे। तो उसके अंदर हम नहीं आते किसी के अंदर, क्योंकि ये जो हो रहा है ये है छवि सुधारने की। मैंने कहा बीजेपी के अंदर पहले ये पुरुषोत्तम मिश्रा और ये भूपेंद्र यादव का स्टाफ को मिला करके चलें,
मेरे को लगता है ना कहीं रिवोल्ट हो रहा है और इनको समझ में आ रहा है कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि क्लींजिंग ऑपरेशन है कि अब सरकार को लग रहा है कि 10-10 साल से जो सेक्रेटरी बने बैठे हैं, पीएस बने बैठे हैं, वो ज्यादा काम गलत कर रहे हैं छवि बिगाड़ने में। तो मैं कहूंगा क्लीन करने का ऑपरेशन चल रहा है। काफी मंत्रियों के सेक्रेटरी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले पीएस जो है मंत्री चुनते थे, अब किसी भी मंत्री को अपना पीएस चुनने का अधिकार नहीं है, वो वहां से अपॉइंट होकर के आता है। तो इसलिए ये लोग पार्टी से जुड़े हुए थे, एक सरकार से जुड़ा हुआ था जिसको निकाला उन्होंने, परंतु सिलेक्शन पीएमओ से हुआ था, पीएमओ अप्रूव करता है। तो इसमें जो उनके नीचे वाले जो लोग थे प्राइवेट, एक दो पार्टी के हिसाब से मिल जाते किसी न किसी को, परंतु इसको निकालने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास इंफॉर्मेशन थी कि उनका मिनिस्टर से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए उनको निकाल दिया। तो मैं कहूंगा ये पार्टी में जो पर्ज होता था, अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पर्सनल स्टाफ मंत्रियों का है, उनका पर्जिंग शुरू हो गया है। मिसयूज जो होते था, क्योंकि दोनों मिसयूज कर रहे होंगे, ऐसे तो निकाला नहीं है। तो आप इसको कहेंगे, आप पॉलिटिकल कहेंगे, तो मैं कहूंगा मंत्री, मैं एडिटर हूँ, मेरा सेक्रेटरी पैसे ले रहा है, अगर मेरी मर्जी से ले रहा है तो मैं छोड़ नौकरी से निकाला जाऊंगा। अगर मैं सेक्रेटरी को डाल रहा है मेरे मालिक, तो उनको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो आप इसलिए भूपेंद्र यादव की जब तक जाने की बजाय मैं कहूंगा कि लोअर लेवल में जानता हूँ, मैं हर प्रदेश में घूम रहा हूँ, मंत्रियों के सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी, पर्सनल स्टाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है चीफ मिनिस्टर से, और उनकी चटनी होने वाली है सबकी। अगर हम पंजाब के बारे में बातचीत करें, ये क्या आपको लगता है कि पंजाब मतलब फिर कांग्रेस वही गलती करने की कोशिश कर रही? पिछली बार भी एक जीता हुआ चुनाव हार गए, इस बार फिर वही चीजें हो रही हैं। चरण सिंह चन्नी जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, दोनों बार से चुनाव हार गए, अब वो आखिरी समय पे फिर वही उसी तरीके बगावत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? भाई कांग्रेस में बगावत होती रहती है, फिर भी पता नहीं रेलेवेंट अभी तक यहाँ जीत जाते हैं कहीं ना कहीं, एक जगह हार जाते हैं, एक जगह जीत जाते हैं, 4 जगह हार जाते हैं, 2 जगह जीत जाते हैं। वो जो है ना मार्क्सिस्ट नियम जो कह जाते हैं, 2 स्टेप बैकवर्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड, या 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड, कांग्रेस में वो चलता है। वो 2 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, 1 स्टेप बैकवर्ड आते हैं, फिर 2 स्टेप बैकवर्ड जाते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जब तक झगड़ा नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का डीएनए लड़ना, कांग्रेस डिफीट्स इटसेल्फ, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं। ये पिछले 20 सालों से हो रहा है, जब से इंदिरा जी गई हैं। तो इसमें भी कांग्रेस, अभी कोई ऑल्टरनेटिव कहाँ है वहाँ? आप पार्टी है, 91 एमएलए लेकर के आए थे, 91 में से कोई ज्यादा टूटे नहीं है। बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली, नहीं टूटी। वो एक पंजाब के अंदर एमपी टूट गए, क्योंकि एमपी पंजाब के नहीं थे, ओरिजिनल कांग्रेस थे। एमपी 4-5 इंडस्ट्री आए थे, बाकी अमेरिका से पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए थे। तो आगे आपकी उनकी पार्टी के अंदर केजरीवाल जी फंस गए उसके अंदर। तो पार्टी के अंदर जो लोग छोड़ के गए हैं, उनका तो पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ है ही नहीं है। तो एमएलए जो हैं वो जुड़े हुए हैं सड़क से ऊपर, अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं, उनको लगता है वो जीत सकते हैं अगर टिकट मिलेंगे दोबारा। अब केजरीवाल को टिकट देंगे या नहीं देंगे दूसरी बात है। तो आपके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे को भी ऐसे फेसेस देने पड़ेंगे जो उनका मुकाबला कर सके। हालांकि रेपुटेशन जो भी उन्होंने लॉ बनाया उसके खिलाफ सरदार सिख कम्युनिटी बहुत खिलाफ है, उनके खिलाफ लगता है, और जो उनके खिलाफ अकाल तख्त में चल रहा है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, वो भी एक पड़ सकता है। परंतु बीजेपी जो मैंने पहले भी बताया कि खिचड़ी जो बनाने की कोशिश कर रही है, सात सब्जी वाली पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें वो ज्यादा सफल अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है कि किसको टिकट देंगे। 117 एमएलए के लिए चेहरे चुनने हैं, जहां आपके 2 एमएलए रहे हो। वेस्ट बंगाल में आपने खड़ा किया, 15 साल लगाए, यहाँ तो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है आपने। तो कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पे अब नहीं है, फिर से टूटने छोड़े चले गए। आधी बीजेपी तो कांग्रेस ही है, जाखड़ साहब हैं, ये रंधावा साहब है, जितने भी लोग वहां पर हैं, सारी टॉप लीडरशिप बीजेपी की, वो कांग्रेस की लीडरशिप की है, बीजेपी का कोई है नहीं। बलराम टंडन मंडन पुराने थे लोग थे हमारे जमाने के अंदर, उनको जानते, जो अपने आप में पंजाब के अंदर 80 हुआ करते थे, अब नहीं है, एक भी बीजेपी का नेता नहीं है। आप सिद्धू को लेके आए, सिद्धू भी भाग गए वहां से चल करके। तो बीजेपी के पास कोई पंजाब के अंदर सिख फेस या हिंदू फेस बड़ा कोई है ही नहीं। तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टियों को लगता है, जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं, चाहे वो चन्नी हो, उनको लगता है जीतेंगे तो कांग्रेस की टिकट भी जीतेंगे, बीजेपी की टिकट में नहीं जीत सकते वो लोग, तो आप वाले टिकट देंगे नहीं उनको। तो अपनी कीमत मांग रहे हैं कि मेरे एमएलए 5 देना, जो भी होता है बांट कर लेते हैं कि एक फैक्शन को। बघेल साहब वहां भेज रखे हैं, पहले भी थे। बघेल साहब बहुत शातिर खिलाड़ी है भाई, बघेल साहब तक को मना लेंगे। अशोक गहलोत और जब तक बघेल हैं, दोनों बड़े शातिर खिलाती हैं, पार्टी को जोड़ना तोड़ना उनको आता है। तो आपको लगता है कि पार्टी टूटेगी नहीं वहां पे? ये बगावत जो चल रही है, इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा?
नहीं तो अगर चन्नी छोड़ के भी जाते कोई ज्यादा असर नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं। चन्नी इज नॉट रेलेवेंट। दलित हैं, ठीक है, समझ में आता है उनका चलती पेपर। दलित अगर तो अपनी 200 सीटों से हार गए वो, और 2-4-10 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को लगता नहीं कि चन्नी हराने की कोशिश कर सकते हैं बीजेपी को। उनके छोड़ के भी जाएंगे, मेरे को लगता नहीं वो छोड़ेंगे। जैसे उन्हें अभी बुलाया बघेल को, बघेल साहब ने स्टैंड ले लिया, उनसे मिले नहीं जा करके, वो अपनी अलग अपनी उनकी मीटिंग में वो भी नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि हम उनको चाय पे बुला रहे हैं, अभी स्टेटमेंट दिया चन्नी साहब ने, चाय पे मिलेंगे, बात कांग्रेस इकट्ठी मिल के लड़ेंगे, ये भी कहा उन्होंने, स्टेटमेंट दिया। तो चन्नी साहब अभी तक कांग्रेस ने लगता है कि स्टैंड, किसी ने कांग्रेस के अंदर कहा कि इनको छोड़ने दो, जाने दो सबको, नहीं कांग्रेस खड़ी करो। तो मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर भी चर्निंग हो रही है कि अभी हमारे पास टाइम है। राहुल गांधी 54 साल के हैं, अभी काफी टाइम है उनके पास, तो एक इलेक्शन और हार जाएंगे, हार रहे तो। पर पार्टी ऐसी खड़ी करो जिसके अंदर लोग खड़े हैं डंडा लेकर के, सड़क पे मरने के लिए तैयार हूं। उन्होंने नया यूथ कांग्रेस बनाया, यूथ कांग्रेस वाले एक्टिव हो गए। उन्होंने अपना जो है वो जो उनके कांग्रेस सेवा दल का श्रीनिवास बनाया, बहुत अग्रेसिव आदमी है वो। तो ऐसे लोगों के चुनाव कर रहे हैं, उनकी नई लीडरशिप जो आ रही है बड़ी एग्रेसिव है बीजेपी के साथ। तो इसलिए कंप्रोमाइज करने वाले नेताओं को नहीं रखेंगे, ऐसा मेरे को लगता है कि जिसको जाना है जाओ, हम आपको मनाने के लिए नहीं आएंगे।